हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी, और आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक। ओके, चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक 2.1, जो नाम है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट एंड इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इकोसिस्टम। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट एंड द इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इकोसिस्टम। सो ये चैप्टर का आपका नाम है। सो आज उसके बारे में हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा पानी पी के हम स्टार्ट करते हैं, हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं 2.1। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम पहले इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन को पहले ऑब्वियसली समझना ही पड़ेगा कि भाई इस चैप्टर में बोला क्या गया है। ओके, इस चैप्टर में बोला क्या गया आपको, तो ये तो पहले करना ही पड़ेगा। ओके, मतलब तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम आगे उस डायरेक्शन में हम सारी चीजें को देख पाएंगे, सोच पाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी चैप्टर बहुत है, तो मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। सो फिर से एक बार नाम बता दूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट एंड इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इकोसिस्टम। सो पहले हम मतलब समझते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट का। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट क्या होता है? सो भाई एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है कि भाई जिसमें एक देश की जो इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े फैक्टर्स आते हैं, लाइक जैसे आपके जीडीपी हो गया। ओके, लाइक जीडीपी पता होगा ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर आपका इन्फ्लेशन, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर इंटरेस्ट रेट और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होता है कि कवर होता है, और ये फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस पर भी इम्पैक्ट करते हैं। सो जैसे अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो फिर रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो भी आपका कंपनी ज्यादा लोन लेकर इन्वेस्ट भी कर लेगी। मतलब कि भी बिजनेस काफी हद तक मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट जो आपका है इमर्जिंग डायमेंशन। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। ओके, इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ बिजनेस इकोसिस्टम। तो वो क्या बोल रहा है? तो वो बोल रहा है कि भाई बिजनेस इकोसिस्टम का मतलब है कि भाई एक ऐसा नेटवर्क। बिजनेस इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा नेटवर्क भी जिसमें कंपनी, सप्लायर, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ये सब क्या होते हैं कि भाई एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और हर एक प्लेयर अपना रोल प्ले भी करता है कि, और एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट होते हैं। और आज के टाइम में नए डायमेंशन एमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि भाई आपका डिजिटलाइजेशन हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं दूसरा, सस्टेनेबिलिटी, फिर इनोवेशन टाइप, फिर ग्लोबलाइजेशन हो चुका है अभी। ओके, और ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है आपके स्टार्टअप कल्चर में। ओके, सो ये सारे नए डायमेंशन बिजनेस के लिए क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी भी लाते हैं और चैलेंजेस भी क्रिएट यहाँ पे करते रहते हैं। ओके, सो भाई इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो एनवायरमेंट का बिजनेस डिसीजन पर क्या असर पड़ता है, और नए बिजनेस इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो रहे हैं। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट के एक लाइक एक बिजनेस के ग्रोथ और एक सर्वाइवल के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए उसको टॉपिक को हम तभी आईसीएमआई की मॉडल से स्टार्ट करते हैं कि वो क्या बोल रही है। ओके, फिर उसके बाद हम सारी चीजें देखते जाएंगे, और इसमें बहुत सारी ऐसी भी आपको मिशंस, पॉलिसीज, गवर्नमेंट की बहुत, क्या बोलते हैं उसको, अ, क्या उसको वही बोलते हैं कि बहुत सारी मिशंस वगैरह भी है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो, सो स्टार्ट करते हैं हम। चलो गाइस, यहाँ पे बोला गया है कि बिजनेस इकोसिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट एंटिटीज दैट आर डायनामिक एंड इंटरेक्टेड विद ईच अदर, क्रिएट एंड एक्सचेंज सस्टेनेबल वैल्यू। ओके, बिजनेस इकोसिस्टम नेटवर्क होता है एक डिफरेंट एंटिटीज का, जो मैंने बोला था। ओके, दैट आर डायनामिक एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू क्रिएट एंड एक्सचेंज सस्टेनेबल वैल्यू। फिर बोल रहा है कि प्रोडक्टिविटी, रॉबर्टनेस एंड द एबिलिटी to develop the niche and opportunity of the new firms are key success factor for the ecosystem models. The participants and the process continually evolve to sustain the competition and meet the growing needs of the target market. Example, participants in the system are procedure, supplier, competitors, consumers and government agencies. यानी क्या बोल रहा है? तो भाई ये जो चीज बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई मैंने जो पहले भी बता दिया कि भाई बिजनेस इकोसिस्टम क्या होता है कि भाई एक नेटवर्क है भाई, जिसमें अलग अलग एंटिटीज क्या आता है, पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मिलकर सस्टेनेबल वैल्यू भी क्रिएट करते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं। तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया। ओके, और ये नेटवर्क जो है वो डायनामिक भी होता है, मतलब कि भाई लगातार चेंजेस होता रहता है, इवॉल्व होता है, और नए मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, एडजस्ट भी हो जाता है। ओके, और अब क्वेश्चन आप में क्या आता है, मेन चीज, कि भाई बिजनेस इकोसिस्टम सक्सेसफुल कैसे बनता है? तो यहाँ पे बोला गया था 3 पॉइंट से आपका बिजनेस इकोसिस्टम है वो सक्सेसफुल बनता है। सो वो 3 पॉइंट कौन कौन से थे? तो यहाँ पे थे प्रोडक्टिविटी, रॉबर्ट्स एंड द एबिलिटी टू डेवलप निश एंड द अपॉर्चुनिटी। सो ये तीन जो पॉइंट है उससे आपके जो बिजनेस इकोसिस्टम है वो क्या हो जाता है, सक्सेसफुल होता है। अभी एक एक चीज के मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। प्रोडक्टिविटी, सो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि भाई इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स जो है वो इफेक्ट एफिशिएंटली काम करें, और आपके जो ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट निकाल के दे सके। ओके, तो वो होता है आपका प्रोडक्टिविटी। फिर आपका होता है रॉबर्टनेस। तो वो रॉबर्टनेस क्या होता है कि भाई मतलब कि वो एक सिस्टम स्ट्रांग हो और मार्केट के जो चेंजेस है, ओके, या तो फिर क्राइसिस, वो उसको हैंडल कर सके, उसको बोलते हैं रॉबर्टनेस।
फिर होता है आपका नीश और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, यानी कि भी मतलब नए फर्म्स के लिए आपको नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, नए आइडियाज को प्रमोट करना और इनोवेशन के लिए आपको एक स्पेस अलग एक क्रिएट आपको करना अपॉर्चुनिटी। ओके, सो ये आपका तीनों तीन आपका क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस है फॉर द डेवलप करने के लिए, आपको सक्सेसफुल बिजनेस इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये तीन। ओके, अब हम बात क्या करते हैं कि भाई हम बात करने वाले हैं कि भाई पार्टिसिपेंट्स की, जो इकोसिस्टम में कौन कौन होते थे, जो हमने लास्ट देखा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट की बात यहाँ पे की थी। तो एक आपका प्रोड्यूसर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट एजेंसी। सो क्या होते हैं? सो प्रोड्यूसर कौन होता है? कि भाई जो गुड्स या तो फिर सर्विस बनाता है वो प्रोड्यूसर होता है। सप्लायर कौन होता है? तो भाई जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वो सप्लायर है। कॉम्पिटिटर्स कौन होता है? भाई कॉम्पिटिटर्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट मार्केट में है वो कॉम्पिटिटर्स है। ओके, फिर कंज्यूमर्स कौन है? कंज्यूमर में कि भाई जो प्रोडक्ट्स यूज करता है वो कंज्यूमर है। ओके, यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं कि कंज्यूमर एंड कस्टमर, ओके, तो दोनों में भी डिफरेंस है कि भाई कंज्यूमर एंड कस्टमर हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार दोनों इंटरचेंजेबली वर्ड्स है कि हम दोनों को कहीं ना कहीं जगह पे दोनों को यूज करते हैं, पर नहीं, जो आसमान और जमीन में भी जितना फर्क है ना उतना ही कंज्यूमर एंड कस्टमर में, तो वो चीज याद रखना। ठीक है, सो मुझे आज एक काम करना कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि भाई कंज्यूमर एंड कस्टमर्स का डिफरेंस क्या है। ओके, मुझे पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये डिफरेंस क्या होता है कंज्यूमर एंड कस्टमर्स का। ओके, फिर यहाँ पे बोला गया लास्ट में कि गवर्नमेंट एजेंसी भी एक पार्टिसिपेंट है। सो गवर्नमेंट एजेंसी किसको बनाती है? भाई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है वो गवर्नमेंट एजेंसी है। सो ये सब क्या होता है कि भाई एक दूसरे से जुड़कर सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट, आपका पहला जो पॉइंट यानी पहला पैराग्राफ है वो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है, तो सारी चीजें यहाँ पे मैंने कवर कर दी है। चलो आगे बढ़ते हैं नए पैराग्राफ के साथ। बिजनेस इज द अफेक्ट बाय द इट्स एनवायरमेंट एंड इन द टर्न टू सम एक्सटेंट इट विल also the influence the external factors. The factors constituting the business environment include the economic, social, technological, political, and legal conditions, which are considered the relevant for the decision making and improving the performance of the enterprise. In the contrast to the specific environment, these factors explain the general environment, which mostly influence many enterprises at the same time. However, management of the every enterprise can benefit from the beginning aware of this dimension instead of the beginning disinterested in them. Components of the business environment are shown in the figure 4. Okay, so यहाँ पे क्या बोल रहा है सारी चीज में? तो मेन चीज यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना उसके बारे में यहाँ पे आपकी सारी चीजें बोल रहा है। सो पहले मैं आपको बता दूं कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है। सो भाई बिजनेस हमेशा अपने एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है और कुछ हद तक वो बिजनेस खुद भी एक्सटर्नल फैक्टर को क्या होता है इन्फ्लुएंस करता रहता है। और ये एनवायरनमेंट अलग अलग फैक्टर से निकल कर मिलकर आपका बनता है। ओके, मिलकर आपका बनता है क्या? आपका एनवायरनमेंट। ओके, लाइक जैसे कि आपका हो गया इकोनॉमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे बनता है? कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर आपके मिलकर एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। तो फिर एक आपका इकोनॉमिक्स जहाँ पे आपको जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट के बारे में सारी चीज बताते हैं। फिर होता है आपका सोशल, जिसमें आपके लाइफस्टाइल, कल्चर उसके बारे में बात करता है। टेक्नोलॉजिकल, लाइक आपकी नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। फिर पॉलिटिकल, पॉलिटिकल यानी आपकी जो स्टेबिलिटी, टैक्सेशन रूल्स, वो सारी चीजें यहाँ पे हो गई। फिर लीगल कंडीशन, लीगल कंडीशन यानी भाई आपका जो कानूनी फ्रेमवर्क रहता है, कंज्यूमर्स लॉ, लेबर्स लॉ, तो वो सारी चीजें। तो ये सब फैक्टर्स है बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाई इनके बेसिस पर ही आपके डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता रहता है। ओके, ये इसके बेसिस पर क्या होता है? डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेज इंप्रूवमेंट वो होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि भाई सब फैक्टर्स एक जनरल एनवायरनमेंट बनाता है, मतलब कि भाई किसी एक बिजनेस को नहीं बल्कि एक ही टाइम पर कई बिजनेस को अफेक्ट करता है। ओके, एक ही बिजनेस को नहीं बट एक ही बिजनेस से कई बिजनेस को अफेक्ट करता है, वो होता है जनरल एनवायरनमेंट, ये रहा। ओके, फिर यहाँ पे दूसरी चीज क्या बोली गई है कि भाई एंटरप्राइज के मैनेजमेंट को अवेयर रहना चाहिए कि भाई डायमेंशन के बारे में, क्योंकि भाई अगर मैनेजमेंट ही इन्हें इग्नोर करेंगे तो भाई वो अपना जो अपने जो डिसीजन में वो गलती भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो इसलिए बिजनेस के लिए अपने एनवायरनमेंट को समझना और उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनाना एक बहुत जरूरी आपके यहाँ पे स्किल बन जाता है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे कंपोनेंट्स आपको बोले गए कि भाई कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो कौन के अंदर से कंपोनेंट्स हैं। ओके, और उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या है? दो कंपोनेंट्स है, एक एक्सटर्नल कंपोनेंट, एक इंटरनल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स। ओके, और एक्सटर्नल में मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, सो मैक्रो एंड माइक्रो का डिफरेंस होता है अपने फाउंडेशन से पढ़ते आते हो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सो 11th 12th में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत एक टॉपिक ही होता है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एनवायरनमेंट में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, सेकंड आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चलो, अभी इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या पहले बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो भाई these are those factors or conditions that exist within the organization and affect its performance. These factors are controllable in the nature. An organization can try to change or modify this factor. In the context of the value system, mission and objective organization structure, corporate culture, HR,
एचआर, फिजिकल रिसोर्स एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। ओके, सो ये इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि भाई इंटरनल एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और डायरेक्टली उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट डायरेक्ट करता है, खुद की खुद अपनी कंपनी को अफेक्ट करता है। और ये फैक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं, मतलब कि भाई ऑर्गेनाइज चाहे तो इन्हें चेंजेस या तो फिर मॉडिफाई कर सकती है और अपने गोल्स को अचीव भी कर सकती है। ठीक है, और इंटरनल वैल्यू में मेनली मेन फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, तो भाई आपके वहां पे आपने देख रहे थे हम, कंसिस्ट ऑफ वैल्यू सिस्टम, फर्स्ट वैल्यू सिस्टम। सो वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, सो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स, प्रिंसिपल और जो वैल्यूज हो, ओके, वो शो करते हैं। अगर वैल्यू स्ट्रांग होंगी तो भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करती है, तो उसको बोलते हैं वैल्यू सिस्टम। फिर दूसरा होता है आपके मिशन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होता है कि भाई हर कंपनी का एक मिशन और क्लियर ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो जिनके बेसिस पर वो अपनी स्ट्रेटेजी भी बनाते रहते हैं। ओके, आप बड़ी बड़ी कंपनी देखोगे तो उनका भी मिशन और विजन और ऑब्जेक्टिव जो हमने एसएम में पढ़ा था इंटर में, सो आई होप सो कि ये भी चीज आपको क्लियर है। फिर होता है आपका एक स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर में क्या है कि भाई कंपनी का जो स्ट्रक्चर वो कैसा है, लाइक सेंट्रलाइज है या फिर डिसेंट्रलाइज है, लाइक सिंपल है या तो फिर कॉम्प्लेक्स है, या तो फिर डिसीजन मेकिंग है, या तो फिर एफिशिएंसी पर इंपैक्ट देता डालता है। सो ये उनका कल्चर बताता है, स्ट्रक्चर बताता है, सॉरी। फिर होता है उनका कॉर्पोरेट कल्चर। सो उसमें क्या होता है भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो वर्क कल्चर वो जैसे आपका टीम वर्क, ओपननेस, कम्युनिकेशन स्टाइल, या तो फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय आपका परफॉर्मेंस पर असर डालता है। सो ये सारी चीज भी आपको देखना है। फिर ये सारे फैक्टर्स कंसीडर होते हैं। फिर आपके एचआर, लाइक एम्प्लॉयज और उनकी स्किल्स, मोटिवेशन, ट्रेनिंग। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंटरनल फैक्टर है। अगर एचआर स्ट्रांग है तो भी आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी। फिर होता है आपका फिजिकल रिसोर्सेज, यानी कि भी बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, सॉरी, मशीनरी, टेक्नोलॉजी। सो ये सारे जो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और लास्ट में आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, यानी कि भाई कंपनी के पास कितना कैपिटल, कैश फ्लो और फंडिंग है कि भाई जिससे ये डिसाइड करता है कि भाई वो नए प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। सो ये फैक्टर यहाँ पे कंसिडर होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, सो दिस आर दोस फैक्टर्स, द कंडीशंस व्हिच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिवाइड इनटू द माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। अभी माइक्रो मैक्रो क्या है, तो भाई माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। द वेरियस constitution under the micro environment are like suppliers of input, customers, marketing, intermediaries, competition, and public. But whereas the macroeconomics factors or the condition which are the generally to be all the business and are uncontrollable because of uncontrollable nature of the macro forces. Firm needs to adjust or adapt it to these external forces. And these factors, economic environment, political, legal environment, technology environment, global or international environment, social cultural environment, demographic environment, natural environment. Okay, so अभी हम बात इस चीज में करने वाले हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो भाई इसमें क्या बोला गया कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं और बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते रहते हैं। ओके, जो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या था कि भाई वो फैक्टर्स होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, और ये कैसे फैक्टर्स है कि जो बाहर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। बट दोनों में आपका वहां पे क्या था कि भाई डायरेक्टली आपको अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, बट यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे से आपको अफेक्ट तो करेगा, आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को ही अफेक्ट करने करता है। ठीक है, तो ये चीज एक कॉमन है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट का आपको डिस्टिंग्विश आपको बताना है, तो आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरी चीज मैं बताऊं तो कि भाई ये फैक्टर मोस्टली अनकंट्रोलेबल होते हैं, जो हमने आगे भी बात की वैसे। ओके, मतलब कि भाई ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, बस अपने आप को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना उनको पड़ता है। तो वो होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट। और उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट हमने देखा माइक्रो और दूसरा है आपका मैक्रो। सो भाई माइक्रो में क्या होता है, सो भाई माइक्रो वो फैक्टर्स होते हैं कि भाई जो बिजनेस में डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। ओके, और इनमें आपके शामिल क्या क्या चीज होता है, तो भाई हमने देखा था क्या क्या चीज देखा था। तो भाई आपका सप्लायर ऑफ इनपुट्स, फिर कस्टमर्स, मार्केटिंग, इंटरमीडिएट्स, कंपटीशन एंड पब्लिक। यानी इसमें बात करते जाए एक एक, तो सप्लायर ऑफ इनपुट्स में क्या होता है कि भाई जो रॉ मटेरियल या तो फिर रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं वो कस्टमर्स, यानी वो ऑब्वियसली पता है आपको, गुड्स या तो फिर सर्विस बाई करते हैं वो कस्टमर्स। ओके, फिर होता है आपके मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, यानी भाई जैसे होलसेलर है, रिटेलर्स, एजेंट। ओके, जो प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। फिर आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, लाइक मार्केट में आपके राइवलरी क्रिएट करते हैं। ओके, फिर आपके पब्लिक, जैसे कि भाई लोकल कम्युनिटी, मीडिया, एनजीओ, जो कंपनी के इमेज और गुडविल को क्या करता है, इंपैक्ट करता है, वो है पब्लिक। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स यहाँ किसमें कवर होते हैं, तो भाई आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में सारी चीजें कवर होती है। ठीक है, चलो और दूसरी पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो भाई वो है आपका पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो वो क्या बोल रहा है, तो भाई ये वो फैक्टर्स होते हैं कि भाई जो जनरल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, जनरल नेचर के होते हैं, और एक साथ कई बिजनेस को अफेक्ट करता है। ओके, लाइक ये कैसे होता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक सारे देश में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं वो सारे चीज को इंपैक्ट करेगा, वो होता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। ऐसे उसमें कैसे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, तो वो उसमें बताया गया है। और ये अनकंट्रोलेबल भी है, वो भी बता दूं पहली चीज कैसे है, ये अनकंट्रोलेबल भी है। ओके, और वो जो था वो कंट्रोलेबल है, इंटरनल वाला।
और इसमें कौन सा फैक्टर कंसिडर होते हैं। सो आपका होता है एक एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, यानी जिसमें आपका जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो आपका इन्फ्लेशन होता है तो वो सारी कंपनी को इम्पैक्ट करेगा, नहीं कि सिर्फ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है या तो फिर एक कैटेगरी को इम्पैक्ट करेगा, वो सारी कंपनियों को, इंडिया में जितनी कंपनी है वो सारे को, ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा। फिर दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट। सो पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट क्या होता है कि भाई सरकार की आपकी जो पॉलिसीज बनाई है, टैक्सेशन की पॉलिसीज, लॉस एंड सस्टेनेबल स्टेबिलिटी, सो उसमें भी कुछ चेंजेस हो जाता है तो सारी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें आपको क्या हो जाएगा कि इम्पैक्ट होगा। फिर होता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, यानी कि भाई नई टेक्नोलॉजी आई गई, ऑटोमेशन, एआई, डिजिटलाइजेशन। ओके, फिर होता है आपका ग्लोबल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि भाई आपका जो भी ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, लाइक एफडीआई हो चुका, ओके, इंटरनेशनल रिलेशन, तो वो भी आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डाल सकता है। फिर आपके सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट हो चुके हैं, लाइक उसमें सोसाइटी की वैल्यूज, लाइफस्टाइल, कल्चर, नॉर्म्स। ओके, फिर होता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जिसमें आपका पॉपुलेशन साइज, एज ग्रुप, एजुकेशन लेवल, तो वो सारी चीजें वहाँ पे कंसिडर होता है। और वो लास्ट होता है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, लाइक जिसमें आपको क्लाइमेट चेंजेस, नेचुरल रिसोर्स, पॉल्यूशन, आपका कंट्रोल। ओके, तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी कंसिडर होता है नेचुरल एनवायरनमेंट में, जो सारी चीजें आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन को, ओके, एक एक पूरे देश में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेल में भी दिया है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें। तो भाई, सो हमने अभी तक देखा कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या देखा हमने कि भाई जो भी कंपनी के बाहर से आता है, ओके, फैक्टर अफेक्ट करता है, बाहर से होता है, कंपनी के बाहर से होता है। ओके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो थे, माइक्रो मैक्रो। तो माइक्रो भी पता है, कोई डायरेक्ट इफेक्ट होता है, और मैक्रो जो होता है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। सो इसीलिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है कि वो जो अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। सो उसमें क्या बोल रहा है, सो भाई मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया कंसिस्ट ऑफ द वेरियस मैक्रो लेवल फैक्टर्स रिलेटेड टू द means of the production and distribution of wealth, which have an impact on the business and industry. In the emerging business ecosystem, these factors play an important role. An entrepreneur should understand the influence on the business growth and sustainability, and these factors are mentioned below. Okay, सो इतना में क्या बोला है कि भाई अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। सो सबसे पहले हम यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो भाई इसका मतलब है कि भाई बड़े लेवल के इकोनॉमिक्स फैक्टर जो एक कंट्री के अंदर प्रोडक्शन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, यही फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि भाई बिजनेस और इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेंगे और सस्टेन करेंगे। ओके, जो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे देखा ना कि इंडिया कंसिस्ट क्या करता है, मैक्रो लेवल फैक्टर्स रिलेटेड टू मींस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ, जो इम्पैक्ट कहाँ पे होता है, बिजनेस और इंडस्ट्री में। और इन इमर्जिंग द बिजनेस इकोसिस्टम दिस फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि भाई एक एंटरप्रेन्योर के लिए फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई बिजनेस के ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे डालता है, इसीलिए। ओके, देखो, बिजनेस ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी शुड इन्फ्लुएंस ऑन द एंटरप्रेन्योर शुड अंडरस्टैंड, इसीलिए उनको जानना जरूरी है। और कौन से फैक्टर्स है जो वहाँ पे बिलो यहाँ पे आपके डिस्कस किए गए वो फैक्टर्स है। तो ओके, तो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनवायरनमेंट के लिए भी की फैक्टर्स जो इंडिया में बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट कौन सा है आपका, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कि भाई हर कंट्री का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज होता है, जैसे डेवलपिंग, डेवलपेड या तो फिर अंडर डेवलपेड। ओके, सो एग्जांपल से यहाँ पे इंडिया अभी डेवलपिंग इकोनॉमी में है, इसलिए यहाँ पे बिजनेस के लिए अभी यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अभी ज्यादा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोला है कि भाई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया इन द फॉर्म ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, okay, which they recognize the role of both the public and the private sector. ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई इंडिया का एक स्ट्रक्चर एक कैसा है अभी, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है। सपोज करो कि भाई रेलवे जैसा जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट के पास है, बट जबकि आईटी और टेलीकॉम जैसे जो सेक्टर है वो प्राइवेट कंपनीज लीड करती है। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीजों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। थर्ड पॉइंट यहाँ पे भाई कि इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, यानी कि भाई गवर्नमेंट की इंडस्ट्री जो है वो मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसीज का बिजनेस पर डायरेक्टली क्या करता है, इफेक्ट होता है। लाइक इंडस्ट्री पॉलिसीज डिसाइड करता है कि भाई किस सेक्टर में आपको बिजनेस एक्सपेंड होगा, वो इंडस्ट्री पॉलिसी में सारी चीज डिसाइड होगी। मॉनेटरी पॉलिसी में लाइक इन्फ्लेशन, आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। फिर फिजिकल पॉलिसी होता है, फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है कि भाई टैक्स, सब्सिडीज डिसाइड करता है, वहां पे वो सारी पॉलिसी में वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। ओके, सपोज करो कि भाई अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे या तो फिर सब्सिडी दे दो, तो वो एंटरप्रेन्योर्स को फायदा होगा होगा और होगा ही। ओके, सो वो सारी चीजें फिक्सड पॉलिसी में कवर होगी। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट बोला गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडिंग द 5 ईयर प्लान
एनुअल बजट एंड सो ऑन। यानी कि भाई इंडिया में आपको प्लानिंग के लिए एनुअल बजट या तो फिर पहले के जमाने में क्या होता है कि 5 ईयर प्लान होते थे। ओके, अभी बजट के थ्रू क्या होता है, प्रायोरिटीज आपकी यहाँ पे फिक्स हो जाती है, कितना बजट हमने किस सेक्टर में अपने अलोकेट किया है। अगर बजट में आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ज्यादा फंड दिया जाता है, ओके, तो उस इंडस्ट्री के बिजनेस को भी ग्रोथ मिलेगी, ओके, उस सेक्टर में भी ग्रोथ होगा। तो वो चीज यहाँ पे डिसाइड होता है। फिर बोला गया है कि भाई इकोनॉमिक्स इंडाइसिस लाइक नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेट एंड ग्रोथ ऑफ जीएनपी, ओके, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स, फिर पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजल पर्सनल इनकम, रेट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो, ओके, एक एक टर्म्स आपने सीख चुके हैं। तो भाई कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं कि भाई जो कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ बताते हैं, जैसे कि ये सारी चीज जो मैंने अभी बोला वो, ओके, सो वो भी एक आपका फैक्टर्स माना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। फिर आपका एक लास्ट फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स, ओके, जिसमें आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड सो ऑन। ओके, लाइक बिजनेस की आपकी जो ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने देखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, मोड्स ऑफ पेमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। सपोज करो कि भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम और यूपीआई के आने से आपके जो इंडिया में स्टार्टअप्स को क्या हो गया कि बहुत बूस्ट मिलता है। ओके, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे कंसिडर होती है एज अ फैक्टर के पूरे मैक्रो एनवायरमेंट इकोनॉमिक फैक्टर में ये फैक्टर कंसिडर होते हैं। सो इकोनॉमिक एनवायरमेंट के डायरेक्ट इंपैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम पर होता है। अगर सोशियो इकोनॉमिक सेटअप और गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्टिव है तो भाई एंटरप्रेन्योर के लिए नए बिजनेस शुरू करने का और ग्रो करने का इजी हो जाता है। ओके, और इसका ऑपोजिट भी यहाँ पे मिल सकता है। सो इसलिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है कि भाई जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को क्या करे समझकर अपने बिजनेस को क्या करना है, अलाइन करना है, कंट्रोल करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पे है। तो ये वो चीज यहाँ पे बोली गई थी, वो मैंने बोल दी। इकोनॉमिक एनवायरमेंट बिजनेस डायरेक्ट इंपैक्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन कंट्री में, सोशियो इकोनॉमिक सेटअप करता है, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर मीन टू सपोर्ट द एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम टू हेल्प देम टू ग्रो। ओके, चलो थोड़ा पानी पी के फिर हम स्टार्ट करते हैं 2.1.1 इन्फ्लुएंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है अपनी एग्जाम के लिए, तो याद रखना। इन्फ्लुएंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं क्या बोला गया है भाई। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन का एंटरप्रेन्योरशिप पर इन्फ्लुएंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला लेक्चर। पहला लेक्चर भी स्टार्ट है, बट आज का हम आगे का स्टार्ट करते हैं 2.1.1। ओके, सो बिजनेस और उसका जो एनवायरनमेंट हमेशा आपका क्लोजली इंटरेक्ट करता है। ओके, और ये इंटरेक्शन आपके बिजनेस को स्ट्रांग बनाता है और रिसोर्स को इफेक्टिवली यूज करने में आपको भी हेल्प करता है। अगर एंटरप्रेन्योर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को समझ ले तो भाई उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हम एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो भाई बोलो श्री कृष्ण सत्यनारायण देव की जय। ठीक है, चलो। Proper understanding of the various aspects of the business environment, such as social, political, legal, economic, helps the entrepreneur in the following ways. तो okay, कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट, कौन कौन से वेरियस एस्पेक्ट है जो हम अंडरस्टैंड करना है। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट के फर्स्ट फर्स्ट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो भाई इसके अंदर का तो आपको ही पढ़ना है। ठीक है, मैं सारी चीज सिर्फ फर्स्ट मोर एडवांटेज क्या बोलता है उतना बता दूंगा, आप अंदर पढ़ लेना और क्लियर हो जाएगा एग्जाम, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो। फर्स्ट मूवर एडवांटेज में क्या होता है भाई, अगर एक एंटरप्रेन्योर सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लेता है, ओके, तो वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाता है। ओके, सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है मारुति सुजुकी का, सॉरी मारुति उद्योग का। ओके, तो मारुति उद्योग ने इंडिया में यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती हो गई उन लोगों की। सपोज ये सर्च कर लेना एक बार, मारुति उद्योग है या फिर कुछ और होना चाहिए। मारुति सुजुकी थे क्या, क्या मारुति उद्योग करके उन लोगों का नाम है, वो देख लेना एक बार। ओके, मारुति से पता चलता है कि वो कार है, बट उद्योग क्या होता है। ओके, सो क्या क्या पता उन लोगों का रजिस्ट्रेशन मारुति उद्योग से किया उन लोगों ने। ठीक है, जो भी हो थोड़ी वो चीज आप देख लेना। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सिर्फ मारुति बोल रहा हूँ। सो मारुति ने इंडिया में एक स्मॉल कार की एक डिमांड को सबसे पहले समझा, और उसी वजह से वो स्मॉल कार मार्केट के लीडर बन चुके हैं अभी हाल ही में। ठीक है, उनकी आप वैगनर देख लो, फिर आपके वो 800 वाली जो कार है ना, वो देखो, फिर उनकी स्विफ्ट देखो, तो ये सारी छोटी कार है, बट भाई बहुत सेलेबल है उनकी ये सारी कार्स। ठीक है, फिर दूसरा है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स में क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझकर एंटरप्रेन्योर पॉसिबल थ्रेट्स को क्या करता है, समझ लेता है, पहचान सकता है, और उनके लिए आपको क्या करना है, मेजर्स आप ले सकते हो। ओके,
तो वो चीज़ आपको यहाँ पे करना है। एग्जांपल आप खुद खुद देख लेना कि क्या यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एग्जांपल है फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, सपोज करो कि भाई फॉरेन अगर कोई फॉरेन मल्टीनेशनल इंडिया में एंटर कर रही है, तो इंडिया फॉर्म अपना जो प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करे, कॉस्ट कम करे और अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करे, ताकि वो कंपटीशन में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। तो उनको थ्रेट्स क्या है वो आइडेंटिफाई कर लो, फिर उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाओ और इंप्लीमेंट करो, आप ऑब्वियसली कंपटीशन को बीट कर लोगे। ठीक है। फिर होता है आपका कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, लाइक आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है कि वो डायनामिक है, लाइक मतलब कंटिन्यूअसली आपका चेंजेस होता रहता है। तो एंटरप्रेन्योर को एनवायरनमेंट को मॉनिटर करके आपको सूटेबल क्या करना पड़ेगा, एक्शन प्लान भाई बनाना पड़ता है। सपोज करो कि भाई टेक्नोलॉजी में आपका रैपिड चेंजेस की वजह से आपका मोबाइल फोन कंपनीज को नए फीचर्स और इनोवेशन लगातार लाने पड़ते हैं। ओके, और वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बहुत होती है। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। सो इंप्रूविंग परफॉर्मेंस में क्या होता है कि भाई जो एंटरप्राइज एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करता है और बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है। ओके, और वो अपना प्रेजेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और लॉन्ग टर्म में मार्केट में क्या करता है, सर्वाइव करता है। एग्जांपल अमेजोन का, अमेजोन ने क्या किया भाई, कंटिन्यूअसली मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर डिमांड को ट्रैक करता रहा और नए सर्विस इंट्रोड्यूस करता रहा। जैसे अपने उन्होंने अमेजोन तो रहा है, पर उसके साथ उन्होंने अमेजोन प्राइम डाल दिया, अमेजोन ने डिलीवरी स्पीड कर दिया। ओके, सो ये सारी चीजें उन लोगों ने एडिशनली ऐड करते गए। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, इंप्रूविंग वो लोग सर्विस बढ़ाते गए। ओके, जो कस्टमर को भी अच्छा लगने लगा। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट आपका है गिविंग द डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। तो उसमें क्या है कि भाई एनवायरनमेंट के साथ आपको इंटरेक्शन से ओके बिजनेस को नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। ओके, ये हेल्प करता है कि भाई बिजनेस को एक्सपांड करने में और नए एरियाज एक्सप्लोर करने में। सपोज करो कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट इंसेंटिव अनाउंस कर दे, तो क्या होगा, तो भाई सोलर एनर्जी स्टार्टअप्स के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी और लोग क्या करेंगे, भाई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में लग जाएंगे और वो सेक्टर में भी क्या हो जाएगा, ग्रोथ मिल जाएगी। फिर क्या है, फिर बोला गया है मीटिंग कंपटीशन। मीटिंग कंपटीशन में क्या होता है कि भाई कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करने से फर्म अपनी स्ट्रेटेजी बना सकती है ना। तो कंपटीशन को साथ कोप कर सकता है। ओके, उसके साथ क्या कर सकता है, कंपटीशन कर सकता है। ठीक है, तो वो एनालाइज करना है। फिर इमेज तो बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग में क्या होता है भाई, एनवायरनमेंट को समझने से कंपनी अपनी इमेज इंप्रूव कर सकती है और शो कर सकता है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ओके, सो ये चीज होता है आपका इमेज बिल्डिंग। फिर होता है कंटिन्यूस लर्निंग। बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस से क्या होता है कि भाई मैनेजर्स को अपने नॉलेज और स्किल्स अपडेट करने का मोटिवेशन मिलता है, ताकि भाई वे फ्यूचर चैलेंजेस फेस कर सके। सपोज करो भाई आईटी कंपनीज में आपके जो मैनेजर्स और एम्प्लॉइज नए टूल्स और टेक्नोलॉजी सीखते रहे। ओके, ताकि भाई कंपनी कॉम्पिटिटिव बनी रहे और कॉम्पिटिटर्स को क्या कर सके, लाइक एक टक्कर दे सके। ठीक है। फिर है नया टॉपिक 2.1.2 गवर्नमेंट पॉलिसी इन बिजनेस इकोसिस्टम। ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के लिए सिर्फ बोला हूँ, एमसीक्यू के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ओके, सो ये सारी आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज यहाँ पे दी गई है। ओके, मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसके बारे में दिया गया है, तो फिर मैं यहाँ से क्यों पढ़ूँ। तो फर्स्ट है आपका स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। यहाँ पे जितनी भी डेटा है ना, वो डेट को हाईलाइट करके रखना। ठीक है, इफ आपने हाईलाइट करके नहीं रखा और एमसीक्यू में पूछ लिया, तो फिर आपके तो लग गए। ओके, अरे भाई वो नहीं यार, ऐसे गंदा गंदा मत सोचो यार, एजुकेशन चैनल है हमारा, ऐसा गंदा गंदा नहीं सोचने का। लग गए यानी आपके आपको नहीं आएगा, वैसा बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो बस स्टार्ट करते हैं अब। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ओके, इनिशिएटिव, चलो देखते हैं क्या बोलता है भाई स्टार्टअप में। स्टार्टअप इंडिया इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंकरेज करता है स्टार्टअप कल्चर एंड बिल्ड करता है इकोसिस्टम फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। एंड इट वाज द लॉन्च ऑन द 16 जनवरी। लॉन्च कब हुआ, 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव सिंस हैज रोल्ड आउट many initiatives to support startup ecosystem in the country. होल प्रोसेस इज मैनेज कौन करता है, स्टार्टअप इंडिया टीम करती है। अंडर द सुपरविजन कौन करता है, डीपीआईआई। ये तो बहुत फेमस नाम हो चुका है, अब आपको याद रहना ही चाहिए। डीआईपीपी, डीआईपीपी, डीआईपीपी। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। और 19 पॉइंट एक्शन प्लान टू हेल्प ग्रो द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री। यानी क्या क्या पॉइंट इसमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि भाई आपको याद रखना है फ्लेक्सी प्रोग्राम है, क्या इंकरेज करता है आपको स्टार्टअप कल्चर बिल्ड करता है इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। ओके, यानी यहाँ पे क्या है कि भाई स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में, जो इंडिया की गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए होता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, डेट ऑफ लॉन्च। ओके, लॉन्च कब हुआ था, तो भाई ये इनिशिएटिव 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ और तब से लेकर आज तक काफी सपोर्टिव इनिशिएटिव लेकर भी आए। ओके, थर्ड पॉइंट हमको यहाँ क्या याद रखना है कि ये किसके
अंतर्गत किया गया है। लाइक कौन इसमें सुपरविजन करता है, कौन इसको मैनेज करता है, तो मैनेज कौन कर रहा है, स्टार्टअप इंडिया टीम मैनेज कर रही है, किसके अंडर में, तो भाई किसके सुपरविजन के में, तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर अंतर्गत। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि भाई इसमें 90 पॉइंट का एक एक्शन प्लान है कि भाई जिसमें आपका गोल है स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करना और एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। ओके। अभी ये चीज आप सर्च करना, 19 पॉइंट कौन कौन से, ओके, आप सर्च करना। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता के जाऊंगा कि भाई कौन कौन से पॉइंट है होते हैं। ओके। कौन से 19 पॉइंट का एक्शन प्लान बनाया गया है, तो इसके बारे में डिटेल चर्चा तो नहीं करूंगा, बट सिर्फ मैं आपको बता के जा रहा हूँ। ठीक है। कोई आगे कुछ है? ओके। आगे है, आगे पहले पढ़ लेते फिर 19 चीज को बात करते हैं। ओके। एक्शन प्लान में यहाँ पे बोला गया है स्टार्टअप इंडिया बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 पिलर्स। तो ये जो एक्शन प्लान है ना 19 पॉइंट्स का जो एक्शन प्लान, तो वो 3 बेस पे बना गया है। किस 3 पॉइंट के बेस पे बनाया गया है, फॉलोइंग पिलर्स, तो 3 पिलर के बेस पे बना गया है। ओके। कौन सा? एक हैंड होल्डिंग, प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट और इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। ओके। तो यानी हैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि भाई स्टार्टअप इंडिया के जो अंदर वो गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके। ताकि वो अपना जो बिजनेस है वो इजीली स्टार्ट और ग्रो कर सके, उसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग। फिर बोल रहा है प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट। प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट में क्या होता है कि फंडिंग हर स्टार्टअप के लिए क्रिटिकल तो होता ही है। सो गवर्नमेंट क्या करता है कि वेंचर कैपिटल ग्रांट्स और फंड ऑफ फंड स्कीम के थ्रू क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और थर्ड होता है आपका इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, यानी कि स्टार्टअप्स को मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग और इंक्यूबेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या तो फिर इंडस्ट्री के साथ आपका टाइप करती है। ओके। तो ये 3 पिलर है स्टार्टअप इंडिया को बैकबोन के लिए। ओके। सो एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करने का एक फर्स्ट पिलर जो इसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग, दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं फंडिंग, लाइक तो प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट, और थर्ड नॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपका है इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। तो ये पिलर से इंश्योर करता है कि भाई नए स्टार्टअप इजीली ग्रो करे, इनोवेट करे और लॉन्ग टर्म में सर्वाइव भी करे। ठीक है। तो ये चीज है। और अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं आपके जो क्या बात कर रहा था मैं आपका, तो यस, 19 पॉइंट के बारे में बात करने वाले थे। यस। ओके। सो 19 पॉइंट आपको सर्च तो करना है, बट हम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओके। और 19 पॉइंट एक्शन प्लान के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ओके। और ये प्लान जो होता है वो इंडिया में स्टार्टअप्स कल्चर प्रमोट करने के और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए थे। ओके। और ये जो था वो भी 16 जनवरी 2016 में आपको लॉन्च किया गया था डीपीआईआई ने। ओके। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से थे तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 19 पॉइंट थे। ओके। सो 19 पॉइंट है, तो 19 पॉइंट में आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। इफ आपको लगे तो लिख लेना, ना लगे तो छोड़ दो, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, कोई इश्यू नहीं, आपकी मर्जी है, मेरा बताने का फर्ज है बस। फर्स्ट पॉइंट क्या है? चलो कोई और कलर से लिखते हैं, और कलर से लिखते हैं। यहाँ पे नहीं लिखते, चलो छोड़ो, यहाँ पे जगह कम हो जाएगी यार। यहाँ पे लिखते हैं 19 पॉइंट। ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे लिख दो 19 पॉइंट्स एक्शन प्लान। ओके। ओके। फर्स्ट क्या आंसर है आपका? सिंप्लीफिकेशन एंड हेल्ड होल्डिंग। फर्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। अभी ये हैंड होल्डिंग तो मैंने समझा दिया है, फिर से नहीं समझाऊंगा। फिर होता है आपका फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स। फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स। थर्ड होता है आपका टैक्स एग्जेम्पशन। जस्ट 1 मिनट गाइस, चलो छोड़ो। फोर्थ है आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर द लेबर एंड एनवायरमेंट लॉ। सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर लेबर एंड एनवायरमेंट लॉस। फोर्थ फिफ्थ है फास्टर एग्जिट फॉर स्टार्टअप। फास्टर एग्जिट फॉर स्टार्टअप। सिक्स्थ है आपका इंक्यूबेशन एंड इंडस्ट्री एकेडमिनेशन पार्टनरशिप वाला जो था वो, इंक्यूबेशन एंड इंडस्ट्री अकेडमिया पार्टनरशिप। सेवेंथ पॉइंट है आपका इनोवेशन हब। आठवां पॉइंट है आपका स्टेट लेवल स्टार्टअप पॉलिसी। स्टेट लेवल स्टार्टअप पॉलिसी। नौवा है आपका लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एप्लीकेशन।
लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एप्लीकेशन। 10वां है आपका स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम। स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम। 11 है आपका गवर्नमेंट टेंडर्स। 12th है आपका नेटवर्किंग ऑफ सॉरी ईज ऑफ कंप्लायंस। ईज ऑफ कंप्लायंस। 13वां है आपका नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। हो रहा है यार, नहीं हो रहा है कुछ। 14 है आपका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। 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 15 है आपका सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स। 16 है आपका जस्ट वेट गाइस, वेट, थोड़ा लोड हो रहा है। जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, परफेक्ट। 16 है आपका सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स। 17 है आपका मेंटरशिप सपोर्ट। 18 है आपका कोलैबोरेशन विथ इन्वेस्टर्स। और 19वां है आपका मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। ओके। सो यहाँ पे आपका जो 19 पॉइंट्स एक्शन प्लान स्टार्टअप्स यहाँ पे आपके हो चुके हैं। उसमें फंडिंग, मेंटरशिप, लीगल इज, इंक्यूबेशन, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके कवर हो चुके हैं। ओके। सो ये रहे आपके 19 पॉइंट। ओके। पोस्ट करके भी आप वीडियो को पोस्ट करके लिख लेना। ठीक है। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा बहुत लोड हो रहा है पेज। जस्ट 1 मिनट गाइज, जस्ट 1 मिनट। फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट हमारे पॉलिसीज पे जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बना के दी है। सो पहली तो हमने देख ली स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स वाला, देख लिया। उसमें 19 पॉइंट भी हमने देख लिए। उनका डेट ऑफ लॉन्च था वो भी 2016 में था। ओके, वो भी हमने देख लिया। ठीक है। क्या क्या चीज़ है उसके, किसके मैनेज कौन करता है, तो स्टार्टअप इंडिया टीम मैनेज करती है। किसके अंतर्गत मैनेज करती है, तो डीपीआई डिपार्टमेंट जो है उसके, वो उसके अंदर वो मैनेजमेंट होता है। ठीक है। सुपरविजन किसके अंदर, तो डीआईपीपी। ओके। सो वो भी हमने देख लिया। फिर 19 पॉइंट जो थे एक्शन प्लान वो भी हमने देख लिए। ठीक है, चलो आ गया। तो फर्स्ट हमारा खत्म हो चुका है। चलो, चलो भाई चलो, थोड़ा लोड हो जाओ, जल्दी से लोड हो जाओ। चलो गाइस, चलो चलो। चलो, यस, परफेक्ट। परफेक्ट। फिर है आपका सेकंड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करवाया था। ओके। उनका जो सीड फंड था वो उसका स्कीम था 10,000 करोड़ रुपए। कब हुआ था भाई, 16 जनवरी 2021 को हुआ था। ओके। जस्ट वेट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। ये एमसीक्यू में आते हैं। ओके। स्कीम कितने का था, 1,000 करोड़ का था। कब आया, 16 जनवरी 2021 को। ओके। और हेल्प क्या कर रहा है, स्टार्टअप सो दे डू नॉट फेस द कैपिटल शॉर्टेज। यानी लॉन्च कब हुआ, 16 जनवरी 2021 को। किसने लॉन्च करवाया, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। फंड कितने का था, 1,000 करोड़ का। पर्पस क्या था कि भाई कैपिटल शॉर्टेज का फेस ना करना पड़े किसी स्टार्टअप्स को, इसलिए हमने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड हमने नाम दिया और वो पॉलिसी निकाली। फिर है समृद्धि स्कीम। समृद्धि स्कीम। समृद्धि स्कीम में क्या है भाई, समृद्धि स्कीम लॉन्च कब हुआ, 25 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ। प्रोवाइड क्या करे, फंड्स टू स्टार्टअप आल्सो द इम्पार्ट नेसेसरी स्किल सेट टू हेल्प द स्टार्टअप्स ग्रो सक्सेसफुली। एम क्या था भाई, एक्सीलरेशन 300 स्टार्टअप्स बाय प्रोवाइडिंग देम द इन्वेस्टर कस्टमर कनेक्शन। तो पर्पस क्या था भाई, फंड
पहले तो देना है, फंड तो दे दिया है, चलो डन। फिर स्किल डेवलपमेंट करना था, वो इसीलिए ये पर्पस है समृद्धि स्कीम, ठीक है, प्रोवाइड करना है। और 300 स्टार्टअप्स को एक्सीलरेट करना थ्रू भाई इन्वेस्टर और कस्टमर्स कनेक्शन के थ्रू। ओके, फिर एक पॉलिसी अस्पायर, ओके, जो स्कीम फॉर द प्रमोशन इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योर, अस्पायर ये उसका नाम है, तो वो आपको पूछ सकता है कि भाई अस्पायर का फॉर किस लिए थी। ओके, तो स्कीम फॉर द प्रमोशन एंड इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो वो इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। हेल्प किस लिए था भाई, एंटरप्रेन्योर ऑफ रूरल इंडिया। स्टार्टेड कब किया था, 2015 को। मेन ऑब्जेक्ट क्या था भाई, इरेडिक्शन पॉवर्टी इन द रूरल एरियाज बाय इनहेंसिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप। यानी एस्पायर में क्या है भाई, फुल फॉर्म क्या था, स्कीम फॉर, ये पूरा नाम है, स्कीम फॉर, ASPIR, ये फुल फॉर्म है, याद रखना। स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लॉन्च कब हुआ, 2015 में लॉन्च हुआ। पर्पस क्या था कि भाई रूरल इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना और पॉवर्टी एरिडिक्शन और प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाना। ओके, यानी कि भाई एक रूरल हैंडमेड प्रोडक्ट स्टार्टअप एस्पायर के थ्रू ट्रेनिंग और मेंटरशिप ले सकते हैं। ओके, ये मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफाइनेंस एजेंसी, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुआ, 8 अप्रैल 2015 को। बूस्ट कर रहा था ग्रोथ एंड स्मॉल बिजनेस के लिए इंडिया थ्रू इनहेंस द क्रेडिट फैसिलिटी। तो मुद्रा बैंक प्रोवाइड लोन्स अप टू द 10 लाख टू स्मॉल एंटरप्राइज को दे रहे थे, ठीक है। तो लॉन्च कब, 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म वो भी पता आपको चल गया है। स्मॉल बिजनेस को लोन अप 10 लाख की विदाउट कोलेटरल प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों ने लोन प्रोवाइड किया था, क्रेडिट फैसिलिटी भी दिया था, ठीक है। चलो, परफेक्ट। फिर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि बनाया गया था 2014 में, प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया में। ओके, और सेटअप टू पुश स्किल डेवलपमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ओके, स्किल डेवलपमेंट भी उन्होंने फोकस किया था। फिर है आपका अटल इनोवेशन पेंशन। तो अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च, देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ी बहुत गलती यहाँ पे की हुई है। ओके, जिसका मैंने नोटिस किया, तो मुझे मिला, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तब मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई अटल इनोवेशन मिशन कब आया था। तो मैंने देखा कि भाई वो 2016 को आया हुआ है। ओके, और यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट ने बता के रखा है कि 2015 को आया हुआ है। बट एक्चुअली क्या हो सकता है 2015 के पीछे का कारण, तो वो मैं आपको रीजन के साथ में बता सकता हूँ। तो भाई ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, वो कब आया था, तो भाई वो लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो भाई नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। तो नीति आयोग क्या है कि भाई नेशनल इंस्टीट्यूशन है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और वो एस्टेब्लिश, यानी नीति आयोग कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो भाई जनवरी 1 2015 को क्या हुआ था, उसका लॉन्च हुआ था। रिप्लेसिंग क्या किसको करके, तो प्लानिंग कमीशन जो था उसको रिप्लेस करके हमने एस्टेब्लिश किया नीति आयोग। और वो नीति आयोग कब किया, जनवरी 1 2015 में। ओके, सो मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो 2015 लिखा है वो नीति आयोग का ईयर है, वो वहां पे यहाँ पे उन लोगों ने गलती से लिख दिया है। ओके, बट जो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो कब आया था, तो वो तो 2016 में ही आया है। ओके, तो आपको मेन चीज याद रखना है, 2016 में आया था। तो आई होप सो कि भाई आपके इंस्टीट्यूट को आगे नोटिफिकेशन या तो फिर कुछ गाइडेंस जाहिर करे कि इस पॉइंट के रिगार्डिंग, तो ऑब्वियसली आपका 2016 ही होना चाहिए। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, ठीक है। फिर यहाँ पे इट वाज द नेम आफ्टर द फ्रॉम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से उनका ये पॉलिसी का नाम आया था। द गवर्नमेंट अलोकेट, यहाँ पे भी एक मिस्टेक है कि यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट ने अलोकेट किया कि 150 करोड़ अलोकेट किया है, लाइक बजट में हम जो अलोकेट करते हैं ना उसकी बात करें। बट मैंने जब गूगल पे जाके देखा तो मुझे देखने को मिला, मैंने बजट रिपोर्ट खोल के देखा तो मुझे मिला कि भाई इसमें 150 करोड़ नहीं 500 करोड़ अलोकेट किए थे। तो यहाँ पे भी शायद इंस्टीट्यूट ने गलती की है। बट ठीक है, अभी तो हमको 150 करोड़ ही याद रखना है, 500 करोड़ याद नहीं रखना। बट एक्चुअल डेटा जो है वो 500 करोड़ का उन्होंने अटल इनोवेशन मिशन के लिए बजट बना के रखा था 2015-16 में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था, कि भाई फोस्टर कल्चर ऑफ रिसर्च इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, यानी भाई रिसर्च और इनोवेशन कल्चर प्रमोट करने करने एंटरप्रेन्योरशिप में। ओके, सो वो एक था पर्पस। फिर था इबिस पोर्टल। इबिस पोर्टल क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट बिजनेस पोर्टल था, जो लॉन्च किया गया 2013 में। मेन ऑब्जेक्टिव कि भाई क्रिएट करना एनवायरनमेंट दैट वाज द कंडीसिव टू ग्रोथ ऑफ द एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। यानी क्या बोल रहा है कि भाई आपका लॉन्च कब होना था, 2013 में। डेवलप किसने किया है, इन्फोसिस ने, इन द पीपीपी मॉडल में। ओके, पीपीपी मॉडल में, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, इन्फोसिस ने डेवलप किया था, ठीक है। फिर पर्पस क्या था भाई, पर्पस है कि भाई गवर्नमेंट टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल स्टार्टअप इकोसिस्टम को कन्वेंट और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया गया था। फिर है सपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल प्लांट पैटेंट प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, जो कि लॉन्च दिस स्कीम टू द सपोर्ट एमएसएमई एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन द फाइलिंग ऑफ पेटेंट्स, तो उनको लिए लॉन्च किया गया था। फिर है मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम। फिर है मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम। ओके, तो उसमें क्या है कि ये डीईवाईटी
जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे भी सेम है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट दिस स्कीम टू इंकरेज करने के लिए कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया फॉर द डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स एंड पैकेजेस के लिए। सो इंडस्ट्री एकेडमिया, इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन को इंकरेज करना प्रोडक्ट्स और पैकेज डेवलपमेंट के लिए इंकरेज किया, ठीक है, तो इसीलिए ये स्कीम निकाला था। फिर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट माइक्रो इकोनॉमिक स्मॉल ट्रस्ट, स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। सो ये तो आपने लॉ में भी पढ़ रखा होगा, एमएसएमई स्कीम है, तो उसमें लास्ट आपको मिलेगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट वाला। ओके, सो उसमें लॉन्च कब हुआ था, 2000 में साल में लॉन्च हुआ था। प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप विद जीरो कोलेटरल, बिजनेस कैन अवेल लोन्स एट द सब्सिडाइज रेट विदाउट एनी सिक्योरिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम के लिए है और लॉन्च किया गया है फॉर द डेवलप एंड एक्सपोर्ट फॉर द सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम है, जो कि लॉन्च किया गया है टू डेवलप द एग्रीकल्चर बिजनेस और हेल्प फार्मर एंटरप्रेन्योर को हेल्प करने के लिए ये बनाया गया है। फिर न्यू जनरेशन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर्स, ओके, सो वो लॉन्च किसने किया है, बाय द नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड ने, ओके, अंडर किसने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मेन फोकस क्या था, फोस्टर यानी इंकरेज करना स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग इंडियन यूथ को इंकरेज करने के लिए। फिर आपका सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, ये वो लॉन्च कब किया गया था, 2003 में। मैनेज कौन कर रहा था, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन एनएसआईसी, वो भी आपके लॉ में अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। एमएसएमई रजिस्टर्ड अंडर द सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, दे कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट परचेस बिकॉज ऑफ दिस। यानी इसमें क्या है कि भाई पर्पस क्या था इसमें कि भाई ऑल एमएसएमईज को रजिस्टर करना, ओके, ताकि वो गवर्नमेंट परचेज में आपका पार्टिसिपेट कर सके, बस वो एक रीजन था, इसलिए सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम उन्होंने लॉन्च किया। तो और लास्ट में आपका स्टैंड अप इंडियन स्कीम, और ये लॉन्च टू फाइनेंस एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया गया है। एज पर दिस स्कीम बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख से आपको 1 करोड़ तक आपको लोन मिल सकता है, बोरोड बाय द एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बोरोवर एटलीस्ट वन वुमन टू सेट अप द ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। यानी स्टैंड अप इंडियन स्कीम में क्या पर्पस क्या था कि फाइनेंस करना है एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, और उसमें लोन की रेंज क्या रखी है, 10 लाख से 1 करोड़ की आपको लोन मिल सकती है। और ऑब्जेक्ट था कि भाई ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए, ओके, यानी कि भाई अगर एक एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर अपना न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर। तो स्टैंड अप इंडियन स्कीम जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अंतर्गत वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है गाइस। सो और इसके साथ मेरा लैपटॉप भी हैंग हो गया है, तो कोई इश्यू नहीं गाइस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर था कौन सा, 2.1, सो वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।